सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन चिंगारी टीवी। मैं गोपाल साबदी। साथियों, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय एडवोकेट बीएम सिंह जी। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं और आज उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। आज हम लखनऊ में मन्नत लॉन में हैं। मन्नत लॉन में आज राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का अधिवेशन था, संविधान दिवस मनाया गया, तो इसके संदर्भ में हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। तो वकील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ बनाया गया है, तो इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? शादी जी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जो भारत के संविधान में इस देश के लिए जो व्यवस्था है उसको धरातल पर कैसे लागू किया जाए, इस बात के लिए बनाया गया। जैसे एक सवाल हो सकता है कि आप कहेंगे कि भारत का संविधान तो 1950 से लागू है, बात सही है, लेकिन भारत के संविधान ने जिस व्यवस्था का खाका खींचा और उसके अनुसार भारत के संविधान को संचालित करने वाली जो सरकारें देश में बनी, उनकी जिम्मेदारी थी कि देश को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के रूप में इस देश की समाज व्यवस्था को भी डेवलप करते। ये काम कागज में है। आज भी इस देश में जातिवाद है, आज भी इस देश में गरीबी और अमीरी की बड़ी खाई है, आज भी इस देश में जनता के पास हकीकत की हुकूमत ना होकर कंपनी और चंद दलालों के पास में है और जनता की मुसीबतें घटने की बजाय बढ़ रही हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के संविधान के तहत जो व्यवस्था जनता को मिलनी चाहिए उसे दिलवाने के लिए बना। निश्चित रूप से भारत का संविधान जब लागू किया गया तो वकील साहब की बात सही है कि अभी तक जो है उसकी प्रस्तावना में जो लिखा है वो हुआ नहीं। अमीरी और गरीब की खाई बढ़ी है और जातिवाद भी अभी इस देश में है। जाति के नाम पर अन्याय देखे जा सकते हैं, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे ज़िलों में, प्रदेशों में ऐसा हुआ है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरह की जो राष्ट्रीय पहल है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे एक जानकारी ये चाहूँगा कि वकीलों का क्या इसके पहले पूरे भारत में किसी ने ऐसा प्रयास किया, और अगर किया तो क्या वो सफल हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास कर रहे हैं और मैंने आज आपका कार्यक्रम भी देखा, उसमें पूरे भारत के हर स्टेट से लोग आए थे, काफ़ी मंडल और ज़िले के लोग उपस्थित थे, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम ये आपका था। तो क्या इसके पहले ऐसा कोई प्रयास भारत में हुआ? मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा, अधिवक्ताओं का ऑलरेडी स्टैट्यूटरी नियम के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स और ज़िले में एडवोकेट्स एसोसिएशन होते हैं, लेकिन वो केवल और केवल अधिवक्ताओं के हित के लिए बने हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का विषय केवल अधिवक्ता नहीं है, बल्कि भारत का वो समस्त समाज है जिसको समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व मिलना चाहिए। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में भी कोई संगठन काम करे अधिवक्ताओं का, ऐसा भारत में नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ वो पहला संगठन है जो भारत में केवल वकीलों के लिए ही नहीं, भारत के समस्त लोगों के लिए न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे कभी-कभी मुझे ये भी लगता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो बैरिस्टर थे, वकील थे, उन लोगों ने वकालत किया था और उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। और बाबा साहब अम्बेडकर खुद बैरिस्टर थे, तो जब उन्होंने प्रयास किया, संघर्ष किया, तो उनके प्रयासों से हम लोगों को बहुत सारा अधिकार मिला। तो मैं भी, जब मुझे जानकारी हुई, तो पता नहीं आज भी मेरे दिमाग में ये आता है कि संगठन तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो वकील लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, वो बहुजन समाज का जो संघर्ष का जो आंदोलन है, अगर उसको हाथ में ले लें तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। निश्चित रूप से ये एडवोकेट बीएम साहब ने ये जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत बनाया है,
ये बहुत बड़ा एक दिन परिवर्तन करेगा। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर अभी आपका कितने स्टेट में संगठन है और कितने ज़िलों में है? अभी हम लोग इस देश के लगभग 11-12 राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश के तो अमूमन अपवाद को छोड़कर समस्त जिलों में हैं, मंडल की कोई बात नहीं है। आज जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश तो है ही हमारा, उत्तराखंड के तमाम साथी हमारे साथ में थे, बिहार के साथी आए हुए थे, छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए थे, झारखंड से लोग आए हुए थे, दिल्ली से लोग आए हुए थे, हरियाणा से लोग आए हुए थे, उधर हिमाचल से हमारे साथी आए हुए थे और मध्य प्रदेश से हमारे साथी आए हुए थे, राजस्थान से हमारे साथी थे। तो इतने सभी राज्यों में के बाद भी हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो तेलंगाना से थे। तो सभी राज्यों में हमारी रीच बढ़ रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। संगठन को ज़मीन पर संचालित करने की कोशिश है, ना कि कागज़ पर, क्योंकि भारत के जो 29 राज्य हैं, उन समस्त राज्यों में हम लोग अधिवक्ता संगठन का जाल फैलाएंगे। जी साथियों, आप सभी को हम मिशन सिंगर विशाल गाजीपुरी की तरफ से नवोदय जय भीम। साथियों, जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है, इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी यूज करें, मैंने इसको यूज़ किया, बहुत बेस्ट है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे जहाँ तक मैंने सुना है कि वकील साहब एडवोकेट तो हैं ही और वो सामाजिक भी हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रमों में इन्होंने कई साल से मैंने देख रहा हूँ कि ये काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और इनके तरफ से जो प्रयास किया गया है निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है और बहुत बड़ा इससे परिवर्तन हो सकता है। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको सारे लोगों को जो वकील लोग हैं ख़ास तौर से वकील लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। और जुड़ने के लिए इसमें नंबर भी हम लोग आप ये नंबर नोट करिएगा, सामने दिख रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। और एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि संविधान जो है खतरे में है, हमें संविधान को बचाना है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको संगठन को क्या लगता है कि क्या वास्तव भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इसकी सरकार में क्या भारत का संविधान सुरक्षित है? देखिए, मैं एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ आपको। लोगों को देखने में लगता है कि देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन इंटरनली ये आरएसएस की सरकार है। इसका सबूत है हमारे पास में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके बावजूद आपको मालूम होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर आरएसएस के मुख्यालय पर सलामी देने के लिए गए थे। तो ये तो सबको स्पष्ट है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते तो आरएसएस कोई सरकारी संस्था तो है नहीं है जहाँ अपने कैबिनेट को लेकर गए थे वो, पहली बात। दूसरी बात, संविधान को खतरा है ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरएसएस की एक स्पष्ट विचारधारा है। आरएसएस की ये स्पष्ट विचारधारा है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अब हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में है ही नहीं। वो तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य की बात कर रहा है और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप भारत के संविधान को खत्म कर कर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर भारत के संविधान को लाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से खतरा है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसा वो करना क्यों चाहते हैं? तो उसके लिए भी स्पष्ट कारण है कि इन जैसे नालायकों की वजह से ही हमारे देश को पूर्ववर्ती इतिहास में गुलामी का सामना करना पड़ा, जिन्होंने चंद लोगों को अधिकार दिया और देश के बहुसंख्यक समाज को पढ़ने से, लिखने से, संपत्ति से, हथियार से, यानी भारत की समस्त शिक्षाओं से वंचित कर दिया। इस वजह से ही हमारा देश गुलाम हुआ था। तो आज वर्तमान में जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और भारत में जो तमाम माइनॉरिटी है, जो भारत के बहुजन समाज के लोग हैं, उनको हक अधिकार ना मिले ऐसी वो सोच रखते हैं। इसकी वजह से वो भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनको लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये आरोप नहीं
बल्कि एक तथ्य है जिसके आधार पर उन पर आरोप लग रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि सभी सरकारी संपत्ति का निजीकरण करना, उसका सीधा सा मतलब है एक कंपनी को देना। एक कंपनी का मतलब है चंद लोगों का इन्वेस्टमेंट होना। तो राजतंत्र की वापसी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये बहुत गंभीर बात है कि समाज का जो पढ़ा-लिखा तबका है, आज भी जो हमारे गाँव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, जब भी उनके साथ अन्याय होता है, तो वो थाने, चौकी वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ पर भी उनकी बात को नहीं सुना जाता है, तो वो अधिवक्ता लोग से मिलते हैं और अधिवक्ता लोग से काफ़ी उम्मीदें होती हैं समाज को। लेकिन आज वही अधिवक्ता लोग इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, तो निश्चित रूप से भारत की जो जनता है उसको इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत का जो संविधान है वो खतरे में है। और संविधान अगर खतरे में है तो इसको बचाया कैसे जाए? संविधान अगर खतरे में है तो इसको कैसे बचाया जाए? इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत जो है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट बीएम सिंह जी हैं, बड़े पैमाने पर ये लगे हुए हैं, पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि संविधान अगर खतरे में है तो इसको बचाया कैसे जाए? इसके लिए आप लोगों के पास कोई प्लानिंग है तो उसको आप लोग बताएँ। देखिए, बहुत भारत के संविधान को बचाने की कार्य योजना भी भारत के संविधान के अंदर है। कभी हमारे लोगों ने ये सवाल किया कि आखिरकार संविधान निर्माताओं ने 50 साल में एक बार वोट डालने की व्यवस्था क्यों नहीं किया? अगर वो चाहते कि हर 5 साल में चुनाव ना करके आप 50 साल बाद करिए। जो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना कि साहब चुनाव में बड़ा खर्चा हो जाता है, तो 100 साल बाद की भी हो सकती थी। गलत है। भारत के संविधान निर्माताओं को इस बात की आशंका थी कि जो लोग आज जनता के हित की बात कर रहे हैं और कल वो देश के विरोध में भी कार्य करने वाले हो सकते हैं, इसलिए जनता को ये अधिकार दिया कि अगले 5 साल में उनके पिछवाड़े पर लात मारकर उनको उनकी जगह दिखा देना भाई। क्योंकि मालिक सरकार नहीं है, जनता है। इसीलिए 5 साल का चुनाव रखा गया है। अब रहा सवाल कि ये जनता को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, देश के अंदर जो हमारा मीडिया है, वो मीडिया जनता की आवाज ना उठाकर वो सरकार की आवाज बन गया। जब सरकार की आवाज बन गया तो जनता के असली मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्या क्या है, ये तो आम आदमी के पास जा ही नहीं रही। तो मूलतः हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जनता को ये सही तथ्यों से अवगत कराएंगे। और मैं आपको भी धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि आपने तो हमारा इंटरव्यू लिया। आपने इंटरव्यू इसलिए लिया क्योंकि आपके चैनल चलाने वाले लोगों की जो सोच है वो सामाजिक सोच है, जनता की सोच है, गरीबों की सोच है, दलितों की सोच है, वंचितों की सोच है। आप उनके हित में ऐसा सोचते हो, इसलिए हमारे जैसे लोगों का आप इंटरव्यू दिखा रहे हो। नहीं तो आप इंटरव्यू अन्य लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सरकार के पिछलग्गू हैं। तो जो लोग सही तथ्य को जनता के बीच लाएंगे, जनता सही तथ्य को जानेगी। तो इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास है कि उन संविधान विरोध में कार्य करने वाले लोगों को अपनी जगह पहुंचाएगी। हम मिशन सिंगर सपना बौद्ध की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें क्योंकि हमने यूज किया है। बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है और आप भी यूज करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। साथियों, एडवोकेट बीएम सिंह जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं और बहुत ही काबिल वकील हैं। और चूँकि बहुत सारे केसेस वो ऐसे भी लड़ते रहते हैं जो समाज के प्रति जिनको पास अगर पैसे देने के लिए नहीं है तो इनकी टीम जो है उनका साथ देती है। और सबसे जो गंभीर बात ये है कि आज देश में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि अगर भारत का संविधान खतरे में है तो फिर उसको बचाने के लिए मेरे भी हिसाब से अधिवक्ताओं की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि संविधान में क्या लिखा है भारत के प्रत्येक नागरिक को पता नहीं है, ये अधिवक्ता ही बता सकते हैं। केवल आपके संगठन में केवल वकीलों को ही नहीं, बाकी भी जो लोग वकील नहीं हैं उन लोगों को भी आपके संगठन से जानकारी लेनी चाहिए, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो बिजनेस के लोग हों, चाहे संगीत के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे अलग अलग संगठन के जो लोग हैं या क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की जो विचारधारा है उसको जाननी चाहिए। क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड विचारधारा है और ये विद्वानों का एक संगठन है। इससे आप लोगों को किसी न किसी तरीके से जुड़ना चाहिए। और एक सबसे अंतिम सवाल है सर कि अभी भाजपा की सरकार चल रही है, तो ईवीएम
के विरोध में भी बहुत सारे लोगों ने बयान दिया कि भाई ईवीएम में ये गड़बड़ी है, ईवीएम में वो गड़बड़ी है, ईवीएम जो है वो हटना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ईवीएम में गड़बड़ी है, और अगर ईवीएम से ही चुनाव होगा तो फिर भाजपा आएगी? तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं साबदी जी आपको पहले थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। मैंने पहले भी कहा कि सरकार भाजपा की दिखती है, सरकार आरएसएस की है, बीजेपी की सरकार नहीं है, आरएसएस की है। अब रहा ईवीएम का सवाल, ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है, मैं इस पर नहीं बात रखूंगा। पहले मैं दूसरी बात पे बात रखूंगा। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हु इज़ द एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन किया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 से पहले। पिटीशन हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हु इज़ द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, चैलेंज दिस ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत लंबी चौड़ी बहस होने के बाद में पी सत्शिवम, वो वाज दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बेंच के सामने मुकदमा सुना गया, और उसमें बहुत डिटेल्ड सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट में साबित किया गया और साबित हुआ कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी किया जाना असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। उसके अंदर टेम्परामेंट करना असंभव नहीं है, टेम्पर करना असंभव नहीं है। टेम्पर किया जा सकता है, गड़बड़ी की जा सकती है, ऐसा साबित हुआ था। और इस साबित होने का एक हल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। बोले हल क्या है? बोले इसका एक हल है भाई, लोगों का शक। क्योंकि आपको मालूम है चुनाव में जीत हार नहीं कहा जाता, सरकार कही जाती है विश्वास मत, मत जनता का विश्वास। तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल लगना चाहिए। सवाल ये है, तो मेरा आपसे सवाल है, पूरे देश के लोगों से सवाल है, मीडिया से सवाल है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है, और हमारा सरकार से भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो जजमेंट है उसके अनुसार पेपर ट्रेल देश के समस्त बूथों पर लगनी चाहिए। क्या लगी? नहीं लगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं लगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका ये कंटेम्प्ट है। तो why the Supreme Court has not initiated the proceedings of contempt against the government who is not following the direction of the Supreme Court? सेकंड सवाल है। तीसरा, वो सुब्रमण्यम स्वामी जो पिटीशन कर रहे थे, वो शायद जनता दल या कौन सी पार्टी चलाते थे, वो आजकल श्रीमान जी उसी पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी नाम में, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी रहे उनके, है ना। तो सवाल तो यहां ये है, आप जनता के विश्वास को अगर बनाए रखते हो तो पेपर ट्रेल क्यों नहीं लगा रहे हो? आप विश्वास को बनाए रखते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरी बात, इससे भी आगे, अगर देश की जनता का विश्वास आपको हासिल करना है और देश की जनता का ईवीएम से विश्वास उठ गया है, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? नंबर 1। नंबर 2, भाजपा के अलावा देश की समस्त पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि सब बैलेट पेपर से कराओ। तो भाजपा को विशेष इंटरेस्ट इस बात में क्यों है जनता के विश्वास के विरोध में जाकर कि नहीं ईवीएम से चुनाव हो? तो जब वो ऐसा कहते हैं, करते हैं, तो जनता का ये फिर कहीं ना कहीं कहना कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम से गड़बड़ी वो कर रहे हैं, इस आशंका को बल मिलता है। तो मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा, यदि भाजपा अपनी ईमानदारी साबित करना चाहती है और जनता में विश्वास कायम करना चाहती है, तो स्वयं उसको ये पहल करनी चाहिए। जैसे पहल कौन सी कि अभी 1 साल बाद समझ में आया है अभी मोदी जी को कि हमने गलती किया, 800 किसानों की हत्या कर दिया, और 1 साल बाद उन्हें समझ में आया कि ये तीनों कानून गलत हैं। 1 साल बाद समझ में आया ना। तो दिक्कत क्या है कि उनके पास में जो मशीनरी है वो इतनी स्लो है कि केवल कानून को ये समझने में ये गलत है 1 साल लग गया। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जिनके पास माइंड इतना कमजोर है कि एक तो कानून लाने से पहले नहीं सोचा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और कानून ले आए तो अपनी गलती समझने में 1 साल लग गया।
ये दिक्कत है बहुत बड़ी। तीसरी बात, तब जनता कह रही है कि हमारा विश्वास नहीं है, तो आपको स्वयं पहल करके कहना चाहिए, जैसे इन 3 कानून को वापस लेने की पहल और घोषणा किया। तो मैं तो ऐसा उम्मीद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस विश्वास को बनाए रखने के लिए इसी चुनाव में वो स्वयं आगे आएंगे और कहेंगे कि अब हम ईवीएम से चुनाव नहीं, जनता के विश्वास को हासिल करने के लिए अब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। मैं तो ऐसी उनसे मांग भी करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं। बिल्कुल। तो साथियों, जैसे कि मैं एक ख़ास चीज़ देखा कार्यक्रम में, जब मैं यहाँ आया कार्यक्रम में, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का ये कहना है कि जो हमारे जितने भी महापुरुष थे, बुद्ध से लेके बाबा साहब अंबेडकर, फुले जी, साहू जी महाराज, जितने भी हमारे महापुरुष थे, तो वो जो संविधान की प्रस्तावना है, तो मंच पे जो है प्रस्तावना को बहुत बड़े फ़ोटो में मैं आपको उसको दिखाऊंगा, फिल्म में भी उसको लगाया गया। और इस प्रस्तावना को पूरा करने के लिए, और शायद वो प्रस्तावना है भी, थोड़ा लाइएगा आप इधर, ये जो प्रस्तावना है, थोड़ा वीडियो इधर कर लीजिएगा आप। ये जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये एक बहुत पवित्र उद्देशिका है भारत के लोगों के लिए, समस्त लोगों के लिए। केवल मैं बहुजन समाज नहीं बोलूँगा, भारत के समस्त लोगों के लिए, क्योंकि भारत के सभी लोगों को भारत के संविधान पर विश्वास करना चाहिए। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसमें जो बातें लिखी गई है कि भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का गठन किया गया है। निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अब लोगों को कुछ उम्मीदें जगी हैं कि अगर वकील लोग ही अगर मोर्चा थाम लें, पूरे भारत के वकील अगर मोर्चा थाम लें, हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यहाँ तक मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि भारत में सामाजिक स्तर पर कोई भी लड़ाई वो अधिवक्ता के बगैर अधूरी है, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड मामला है। इसलिए हम लोगों को अधिवक्ताओं का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट BM सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम में हम लोगों को इंटरव्यू दिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए बहुजन चिंगारी TV। मैं गोपाल साबदी। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलता चल, चलता चल, तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल, तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल, तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल, तू चलता चल।